हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ सजाद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज के हिस्टोरिकल व्लॉग में हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखेंगे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर ने फुल 5 ईयर टर्म कंप्लीट नहीं की। लोगों को लगा था जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने तो वो पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे पाकिस्तान के जो अपनी फुल टर्म कंप्लीट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान की सरकार भी गिर चुकी है और कैसे गिरी, इसके पीछे कोर रीजंस क्या थी, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Pakistan's lower house of parliament on Sunday voted in favor of removing Prime Minister Imran Khan from office following a nearly 14-hour standoff between the opposition and Khan's ruling party that started on Saturday morning. 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. The vote means Khan will no longer hold office and the country's lower house will now elect a new Prime Minister and government. The 69-year-old joins a lengthening list of elected Pakistani premiers who have failed to see out their full terms. None has done so since independence in 1947. Opposition parties say Khan has failed to revive an economy battered by COVID-19 or fulfill promises to make Pakistan a corruption-free, prosperous nation respected on the world stage. अपनी कहानी का स्टार्ट करते हैं इन 2019 में। जैसे इंडिया में जनरल इलेक्शंस हुए उससे एक साल पहले इन 2018 में पाकिस्तान में भी जनरल इलेक्शंस हुए। इंडिया में काफ़ी अरसे से जस्ट 2 ट्रेडिशनल पार्टीज़ रही हैं, कांग्रेस एंड बीजेपी। एंड पाकिस्तान के 2018 के इलेक्शंस में भी 2 ट्रेडिशनल पार्टीज़ थी, PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जिसे हेड किया जाता है नवाज़ शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की तरफ से, और दूसरी थी PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसे हेड किया जाता है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। लेकिन इन दोनों के अलावा एक थर्ड पार्टी भी कंटेस्ट कर रही थी जो थी PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसके नाम का मतलब है मूवमेंट फॉर जस्टिस, और ये पार्टी लीड हो रही थी इमरान खान की तरफ से। इमरान खान एक फेमस पाकिस्तानी क्रिकेटर से जिन्होंने 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जीत दिलाई। ये वही अकेला वर्ल्ड कप था पाकिस्तान के लिए आज तक की हिस्ट्री में जो इमरान खान के द्वारा जीता गया। अगर उस तरह वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन देखी जाए तो इमरान खान एक नई उम्मीद और होप की तरह लोगों को नज़र आ रहे थे। ये जो 2 ट्रेडिशनल पार्टीज़ थी उन पर नेपोटिज़म और करप्शन के इल्ज़ाम थे। पीपल पार्टी के चीफ बिलावल भुट्टो जरदारी एक्चुअली में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ये जनरेशन है, और दूसरी पार्टी जो थी वो थी नवाज़ शरीफ की पार्टी, जिसको 2017 में PM की पोस्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हटाया गया। उनमें पैनामा पेपर्स की लीक्स के एलिगेशंस थे, लेकिन इनके अलावा बहुत से और करप्शन केसेस भी उन पे चल रहे थे। इन जुलाई 2018 में इन्हें 10 साल की जेल का सेंटेंस दिया गया, और जिसके लिए इसके अपार्टमेंट्स लंदन में थे उसकी सिचुएशन को देखते हुए 6 महीने बाद इन्हें 7 साल इम्प्रिजनमेंट और $25 मिलियन का फ़ाइन, क्योंकि ये नहीं प्रूफ कर पाए नवाज़ शरीफ कि सऊदी अरेबिया में जो स्टील मिल्स की ओनरशिप इनके है वो कैसे हुई इनके पास। तो ऐसी ख़बरों के बीच में इमरान खान ने पब्लिक से कहा कि मुझे वोट दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कोई करप्शन कोई नेपोटिज़म नहीं होगी। बहुत से लोग इमरान खान को एक लास्ट होप की तरह देख रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ क्रिटिक्स भी थे जो इमरान खान को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। वैसे तो इमरान खान एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट रहे, इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, 3 लव मैरिज। पहली लव मैरिज ब्रिटिश जूइश बिलियनेयर की बेटी के साथ हुई, इंटर रिलीजियस मैरिज थी ये सब सुनकर आपको फील होगा कि इनकी सोच जो थी, थिंकिंग थी, वो एक ओपन सेकुलर और लिबरल थिंकिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। इमरान खान से पूछा गया कि क्या आप अहमदी मुस्लिम्स के राइट्स को सपोर्ट करते हैं, तो इन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं, ये नहीं मानते, क्योंकि अहमदीज़ को ये नॉन मुस्लिम कंसीडर करते हैं। अगर आप नहीं जानते, अहमदी मुस्लिम्स एक्चुअली में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को एक प्रॉफिट मानते थे, जो कि इमरान खान ने डिनाई किया कि हम इनको नहीं मानते। जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है।
ये देखें इमरान खान के मेरा अल्फाज। ईमान अल्लाह पे है, मैंने कुरान पढ़ी हुई है। जो इंसान हमारे नबी को आखिरी पैगंबर नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। इसलिए ये कहना कि मैं कोई तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आके 73 कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करेगी कायदियानों के मुतल्लिक, ये बिल्कुल झूठ है और प्रोपेगेंडा है। इसके अलावा इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉस को हाईली डिफेंस किया। पाकिस्तान का आर्टिकल 295C, जिसके अकॉर्डिंग डेथ पेनल्टी दी जाती थी उन लोगों को जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को बदनाम करने की कोशिश करते। फिर इमरान खान ने राइट विंग जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म का भी साथ लिया। नेशनलिज्म होता है कि अपने देश से मोहब्बत करना, दूसरा जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म होता है कि किसी दूसरे देश से नफरत कर लग जाना। ये चीज़ इंडियन मीडिया आपके सामने बहुत करता है। एंड इन 2018 की कैंपेन में भी इमरान खान की पार्टीज़ की तरफ से भी ऐसे ही स्लोगन्स से, जैसे मोदी का जो यार है गद्दार है। इन्होंने ये भी क्लेम किया था कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और इंडिया साथ में मिलकर काम कर रहे हैं शरीफ की पार्टी को डिफेंड करने के लिए, जिताने के लिए। ये वैसा ही हो गया जैसे इंडिया में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे ब्लेम करती हैं कि पाकिस्तान इन्हें सपोर्ट कर रहा है, इनके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। बट एनीवेज, इन सब के बावजूद इन 2018 के जनरल इलेक्शंस में इमरान खान की पार्टी PTI नंबर 1 पार्टी बनी, जिन्हें 155 सीट्स मिली, जो कि 2013 में पिछले इलेक्शंस के कंपैरिजन में 4 हैंड्स थी। करप्शन एंड नेपोटिज्म की वजह से दोनों ट्रेडिशनल पार्टीज़ को एक बुरी हार का सामना करना पड़ा। शहबाज शरीफ की PMLN को 84 सीट्स मिली और थर्ड रैंक पे थी बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल पार्टी 56 सीट्स के साथ। ये सारी डिटेल्स आज के पॉलिटिकल क्राइसिस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। टोटल में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 342 सीट्स हैं, 172 मेजॉरिटी मार्क्स है। PTI नंबर 1 पार्टी होने के बावजूद 172 मार्क को क्रॉस नहीं कर पाई। 155 सीट्स इनके पास थे। इमरान खान ने कुछ छोटी पार्टीज़ और इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर एक कोalition बनाई, जिसके कोलैबोरेशन से 178 सीट्स तक ये पहुँचे। ऐसे करके इनकी गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन मेजॉरिटी मार्क्स से ये थोड़े से ही ऊपर थे। सिर्फ 6 सीट्स मेजॉरिटी मार्क्स में इनके पास थे, तो इतनी मजबूत और स्ट्रॉन्ग कोई गवर्नमेंट इनकी नहीं थी इनके पास। अब आते हैं हम प्रेजेंट सिचुएशन पे। 8 मार्च को 1 मंथ बिफोर अपोजिशन के सीनियर लीडर ने नेशनल असेंबली में डिमांड की कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। असल में सिचुएशन ऐसी थी कि पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट प्रीवियस कुछ पार्टीज़ ने सारी एक तरफ मिली और इन्होंने एक अलाइंस बनाया कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से PDM इन्होंने तश्कील दी। ये अलाइंस एक कैच और एक कोलेशन थी, जिसकी कोई एक सेंस तो नहीं थी। बहरहाल हर किस्म की पार्टीज़ इसमें मिल के अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक कोलैबोरेशन इन्होंने क्रिएट की। इसमें हर तरह की पार्टीज़ आपको नज़र आती हैं, लेफ़्ट विंग से एक्सट्रीम राइट विंग तक भी नज़र आती हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी भी इसमें नज़र आती है और जामियातुल उलमाए इस्लाम भी आपको नज़र आती है इसमें, और जामियात अहले हदीस जैसे रिलीजियस पार्टीज़ भी इसमें मौजूद थी। पश्तून पार्टीज़ भी इसमें कुछ इन्वॉल्व थी, जो कि मार्क्सिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करती हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जैसी पार्टी जो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की बात करती है, वो भी पार्टी इसमें मौजूद थी। इस अलायंस में करीबन 1.5 ईयर्स बिफोर यहाँ पे जनता के लोगों को उठाया गया और ऐसी प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस के बारे में बात की जो आज तक पाकिस्तान ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। नवाज़ शरीफ की बेटी मरीम नवाज़ ने रैलीज़ में कहा कि इमरान खान ने लोगों से जॉब्स छीनी, 2 दिन तक का खाना नहीं मिल पा रहा है लोगों को। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान के फार्मर्स भूखे हैं, देश का जो यूथ है वो एंग्री है, और इन रैलीज़ में बहुत सारे लोगों ने शमूलियत की। ओवरऑल इन्फ्लुएंशियल अनएम्प्लॉयमेंट, पावर कट्स, बिजनेसेस का बंद होना, ये सब इस चीज़ की सिचुएशन इनके सामने थी, जो अपोजिशन के पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे जो इमरान खान की सरकार के ख़िलाफ़ थे उनके पास। फिर मार्च 2021 में आते हैं। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने इलेक्शन कंटेस्ट करी सेनेट के लिए।
पाकिस्तान में सेनेट एज ऑल ऑफ योर फैमिलियर जैसे इंडिया के राज्यसभा के इक्वल है, लेकिन इंडिया और लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान की है इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। इनमें जो इलेक्शंस होते हैं तो वोटिंग थोड़ी सी एक डिफरेंट है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इनकी वोटिंग होती है पाकिस्तान के लिए, और जबकि वहाँ के लोग सभा इंडिया की वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन होती है। तो अब्दुल हफीज़ शेख एक्चुअल में अपनी सेनेट की सीट हार गए। इवन के इमरान खान ने भी इनको सपोर्ट किया, और जो विनर था, जो पीडीएम के कैंडिडेट थे, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, जो कि पाकिस्तानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और मुल्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी 9 जून 1952 को मुल्तान में पैदा हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 1983 में मेंबर जिला कौंसिल मुल्तान मुंतखब होकर अपनी अमली सियासत का आगाज किया। 1978 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और 8 साल तक जनरल ज़ियाउल हक के साथ काम किया। वो वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो की काबीना में भी वजीर रहे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने 1988 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मेंबर पार्लियामेंट बनकर बेनज़ीर भुट्टो शहीद की काबीना में वजीर भी रहे। 1993 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दोबारा हुकूमत मुंतखब होने पर यूसुफ रज़ा गिलानी स्पीकर कौमी असम्बली बने। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने साल 2001 में करप्शन और बतौर स्पीकर इख्तियारात से तजावुज करके नौकरियां देने के इल्जाम में गिरफ्तार करवा लिया। यूसुफ रज़ा गिलानी 6 साल तक अडयाला जेल रावलपिंडी में कैद रहे। ये इमरान खान की सरकार को एक बहुत बड़ा झटका था। फाइनेंस मिनिस्टर सरकार के इलेक्शन हार चुके थे, और इवन के पाकिस्तान के मकबूल लीडर इमरान खान भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। इसी तरह अपोजिशन ने आवाज़ उठाई कि अब इमरान खान को रिज़ाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि नेशनल असम्बली का कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके हैं। ऐसा देखते ही इमरान खान ने वॉलंटरली इस चीज़ को सपोर्ट किया और पार्लियामेंट से कहा कि सब वोट करो और देखते हैं कि मेरी सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। मेजॉरिटी MNAs जो थे उस वक्त, मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बलीज़, मेरे साथ हैं या नहीं हैं। इंडिया में आप देखते हैं, आप इनको MPs कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कहते हैं, यहाँ पे MNAs हैं, मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बलीज़। ये एक्चुअली पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये सेकंड टाइम था कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने खुद से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बुलाया हो नेशनल असम्बली में। जब ये वोटिंग हुई तो इमरान खान ने 178 वोट के साथ अपनी मेजॉरिटी फिर से प्रूव कर दिखाई। ये क्लियर था कि जितने भी MNAs इमरान खान के साथ थे वो सब अभी भी इमरान खान की सपोर्ट में हैं। लेकिन अब 1 साल के बाद अगर देखा जाए तो पासा पलट चुका है। इस बार इमरान खान नहीं बल्कि अपोजिशन ने डिमांड की कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जाए। ये डिमांड इन्होंने 1 मार्च को की। फिर 10 मार्च को क्या हुआ कि इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट लॉजेस में रेड की और अपोजिशन पॉलिटिशियंस को खींच कर वहाँ से लाया गया और उन्हें अरेस्ट किया गया पुलिस की तरफ से। इस इंसिडेंट को लेकर अपोजिशन ने सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, इस ब्रूटैलिटी के ख़िलाफ़, और जिस तरीके से अपोजिशन पॉलिटिशियंस को यहाँ पे ट्रीट किया गया। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर का कहना था कि ये चीज़ ज़रूरी थी क्योंकि अपोजिशन के लोग एक्चुअली में भीड़ को लेकर, क्राउड को लेकर पार्लियामेंट में लेकर आ रहे थे, मॉब्स की सूरत में आ रहे थे। इन्होंने कहा था कि JUIF एक्चुअली में 70-70 वर्कर्स को लेकर आई थी और किसी को प्राइवेट रखना अलाउ नहीं था। इसी के दौरान पाकिस्तान की आर्मी, जिसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल एक कैरेक्टर है पाकिस्तान में, तो अगर इसकी बात की जाए तो उन्होंने इंटरव्यू में बात की कि 3 to 4 ईयर्स बिफोर एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट ने एक इंटरव्यू में सुना था कि पाकिस्तानी आर्मी ने ये सिचुएशन देखते हुए हम न्यूट्रल हैं, हम किसी की साइड नहीं ले रहे, वी आर न्यूट्रल्स। तो इमरान खान इस बात पे काफ़ी गुस्सा हुए, जो कि मेरे ख्याल से एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से थी और आज तक वो उसको भुगत भी रहे हैं कि सिर्फ जानवर ही न्यूट्रल रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा झटका था इमरान खान की गवर्नमेंट को और इमरान खान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की IAS की सपोर्ट पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। फिर 18 मार्च को पाकिस्तान की PTI को एक और झटका लगा कि उनके खुद ही पार्टी मेंबर उनके खिलाफ रिवोल्ट करने लगे कि PTI के एक रिलायबल MNA राजा रियाज ने जियो न्यूज़ को बताया कि अबाउट 24 MNAs जो हैं PTI के, वो रेडी हैं अपनी पार्टी को छोड़ने के लिए। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। देखते हैं आपके साथ यहाँ पे कितने MNA हैं? हम इधर 2 दर्जन के करीब लोग मौजूद हैं। 24 जिनका ताल्लुक PTI से है? इनका ताल्लुक PTI से है। 24 इसका मतलब ये है कि उनकी सपोर्ट के बगैर इमरान खान की सरकार स्टैंड नहीं कर सकती। इसके बहुत सारे पॉलिटिशियन जो इनकी फेवर में थे वो सिंध में बैठे हैं, तो
राजा साहब ने कहा कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर से बहुत नाराज़ हैं क्योंकि उनके उसमें इलाके में एरिया में कोई गैस की डेफिशिएंसी चल रही थी, जो कि उन्होंने उनसे बात की और उन्होंने कोई इस पर लाएअमल इख्तियार नहीं किया। तो बहरहाल ये सिचुएशन थी जिस पर उन्होंने एक एक्सक्यूज़ दिया और इस पर इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दी कि सिंध में जाकर वहाँ पे ये जो MNAs हैं वहाँ पे रुके हुए हैं, यानी ये एक ख़ास ट्रेडिंग थी जो कि इमरान खान की एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे नैरेटिव आया कि सिंध हाउस जो है ये हार्स ट्रेडिंग में एक रोल अदा कर रहा है। तो ये एक सेंटर कंसीडर किया। तो जब ये चीज़ और लोगों तक पहुँची जो इमरान खान के सपोर्टर्स थे, PTI के पार्टी वर्कर्स, तो वो भी मॉब्स की सूरत में, भीड़ की सूरत में सिंध में गए और उनके हाउस के सामने उन्होंने एहतजाज किया, स्ट्राइक्स की और उन्होंने ये डिफरेंट स्लोगन लगाए, दीवारें क्रॉस करके आगे पहुँचे कि आप लोग बिक चुके हैं, आप लोग बिक चुके हैं। जैसे भी सिचुएशंस वहाँ पे डिफ़िकल्ट हुई, इन्होंने उनको बहुत ब्लेम किया। अगले दिन 19 मार्च को इमरान खान ने कहा कि जितने भी रेबल्स पॉलिटिशियंस हैं इनकी पार्टीज़ के, वो सब मान गए हैं और वो वापस इनकी पार्टी में आ रहे हैं। इन 28 मार्च में इमरान खान ने ऑफ़र दी कि सारे के सारे वापस हमारी PTI पार्टी में आ जाएं, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन 22 मार्च को इन रेबल MNAs ने इस माफ़ी की ऑफ़र को रिजेक्ट किया। उल्टा एक MNA डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया कि अब जो रेबल पॉलिटिशियंस हैं वो और बढ़ गए हैं तादाद में। ये उनका दावा था जो उनकी पार्टीज़ को छोड़ना चाहते हैं। रमेश कुमार ने ये कहा था कि मिनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ भी जो पाकिस्तान में डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बढ़ती जा रही हैं, तो उनकी सपोर्ट भी इन रेबल MNAs को हासिल हुई। रमेश कुमार साहब, राजा रियाज साहब ने तो 24 MNA कहा था, उसके बाद आपके हवाले से खबर आई कि आप कह रहे हैं कि मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, तादाद इससे बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली कितनी तादाद है तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान की? शाहज़ाद साहब, ये 24 नहीं है और मुझे शुरू से ही पता है टोटल 33 लोग हैं जो PTI के जो डिसीजन कर चुके हैं, उसमें से 3 फेडरल मिनिस्टर हैं और ये सबको पता है। और वो कल भी वो 3 फेडरल मिनिस्टर से मुलाकात हुई है और बिल्कुल वो कमिटेड है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आज भी वो जो वो मिल रहे हैं PM साहब को, मगर PM साहब को नुकसान किन चीज़ों से हुआ है? अहमद हुसैन ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने अवाम की, पब्लिक की सुननी बंद कर दी है और इन्फ्लेशन कंट्री में बढ़ने लगी है और आम जनता के लिए प्रॉब्लम होती जा रही है। दाल, आटा, घी, सब की दाम, प्राइसेस बढ़ रही हैं। ये जो रेबल MNAs थे इनकी तरफ से ये ऑप्ट किया गया और इमरान खान की गवर्नमेंट की तरफ से, पार्टी की तरफ से इनको शो कॉज नोटिस भी दिए गए अपने जो MNAs थे। तो ये सिचुएशन थी कि इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान ने ये डिसाइड किया। अब ये रेबल MNAs जो थे इनके शो कॉज जो नोटिस थे, तो पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 63A के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टी के MNAs को अगर दूसरी पार्टी में सर्विसेज देनी है तो इतनी आसानी से उन्हें अलाउ नहीं होता, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन इन MNAs ने रिस्पॉन्ड किया कि हमने तो आपकी पार्टी को छोड़ा ही नहीं है, हमने तो PTI को नहीं छोड़ा है, हम तो ना ही किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। अब इमरान खान के लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर ये MNA दूसरी पार्टी में डिफेक्ट नहीं भी कर रहे, अगर डिस्क्वालीफाई भी इनको कर दिया जाता है, तो फिर भी इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं स्टैंड कर पाएगी क्योंकि मेजॉरिटी मार्क्स नहीं वो क्रॉस कर पाएंगे। फिर प्रॉब्लम्स और बढ़ गई और अभी तक इमरान खान की ख़ुद की पार्टी के जो पॉलिटिशियंस थे वो प्रॉब्लम कर रहे थे और जो इनकी कोलिशन पार्टीज़ थी वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। 3 कोलिशन पार्टीज़ ये कहने लगी कि अब वो इमरान खान की सरकार को सपोर्ट करना नहीं चाहती। पहली थी PMLQ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कैद, दूसरी MQM BAP थर्ड। तो ये पार्टीज़ थी, इन टोटल इनके पास 17 सीट्स थी। इन्होंने कहा कि हम इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ऐसी सिचुएशन में इमरान खान अपनी सरकार को बचाने के लिए क्या करते? इन्होंने कोशिश की कि इन कोलिशन पार्टीज़ को अग्री किया जाए। ऑन 28 मार्च PMLQ के लीडर पंजाब CM की सीट ऑफ़र कर दी। पाकिस्तान में भी आपके सामने पंजाब है, जैसे पंजाब बंगाल सेपरेशन हुई थी तो पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो ऐसी सिचुएशन में कम से कम जो PML वाली पार्टी थी ये तो इमरान खान के साथ अग्री हो गई क्योंकि ये लीडर को पंजाब CM की सीट ऑफ़र कर चुके थे। तो पाकिस्तान में इस तरह की सिचुएशंस आपके सामने ज़रा इजी होती हैं कि किसी की सपोर्ट लेने के लिए ये ऑफ़र कर दी जाए। तो ऐसा करने से कम ये जो PMLQ वाली पार्टी जो थी ये कन्विंस हो गई और दूसरी MQM की पार्टी को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग की ऑफ़र की गई।
लेकिन 23 मार्च को इन्होंने अपनी अपोजिशन से एग्रीमेंट बना लिया और इन रिस्पॉन्स इमरान खान ने कहा कि वो आखिरी बॉल तक खेलते हैं, वो आखिरी बॉल तक अपनी सरकार बचाने के लिए लड़ेंगे। इस टफ टाइम के बावजूद इमरान खान ने फॉरेन इन्वॉल्वमेंट को लेकर कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ बनाना शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि देखो मैं रशिया गया था, अमेरिका एक्चुअली बहुत गुस्से में आ गया और मेरे रशिया के विज़िट से अमेरिका नाराज़ हुआ और अमेरिका मेरी सरकार को गिराना चाहता है। ये ओपिनियन था इमरान खान का और इनफैक्ट अपोजिशन वाले सारे यूएसए के साथ मिले हुए हैं और मेरी सरकार को गिराना चाहते हैं। यूएसए के डिपार्टमेंट और अपोजिशन दोनों ने इस चीज़ को कहा है कि बिल्कुल ये बकवास है, कुछ भी ये रियलिटी नहीं है और इमरान खान खुद से ये बोले जा रहे हैं। ये चीज़ अक्सर है जो हर किस्म की कंट्रीज़ के लोगों को अगर किसी चीज़ में फ़ेल हो रहे हैं तो लोगों को भी ये लगा तो वो एक साइड लाइन ऑप्ट करते हैं, तो दूसरी कंट्रीज़ को वो ब्लेम करते हैं, तो लोगों को भी ये लगा उसके वो कन्विंस हो जाएंगे डिफरेंट पार्टीज़ की तरफ से। इन सब के बाद फाइनली 3 अप्रैल जिस दिन नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नेशनल असेंबली में होना था, इस दिन इमरान खान खुद ही नेशनल असेंबली में नहीं आए, लेकिन इनकी जो कंस्पिरेसी थीरीज़ थी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट वाली, इनके लॉ मिनिस्टर भी इसकी बात करने लगे। डिप्टी स्पीकर जो नेशनल असेंबली के वो भी इन्हीं के पार्टी से थे, तो उन्होंने कहा कि ये फॉरेन इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इसकी बेसिस पे हम नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं कर सकते। इन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 इन्वोक किया है जो कहता है कि यहाँ पर नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इलीगल है क्योंकि यहाँ पे फॉरेन पार्ट्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। इस किस्म का कोई सॉलिड सपोर्ट या सॉलिड एविडेंस नहीं था, बट नेशनल असेंबली के जो स्पीकर थे उस दिन नेशनल असेंबली में स्पीकर नहीं आए थे असेंबली में। ये चीज़ डेप्टी स्पीकर ने एक्चुअली कही और स्पीकर नहीं आए क्योंकि वो इस आर्टिकल 5 की रूलिंग की फेवर में नहीं थे। इस रूलिंग के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को एडवाइज़ किया कि वो सारी असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर दें, दोबारा से इलेक्शन बुलाए जाएं पाकिस्तान में, और उनके प्रेसिडेंट ने ये कर भी दिया क्योंकि उनके प्रेसिडेंट वो पार्ट्स आपको पता है ज़्यादा नहीं होती और प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ही उन्हें चलना पड़ता है। अब इस तक लगता था कि इमरान खान के लिए एक हैप्पी एंडिंग थी कि दोबारा से इलेक्शन हो गए और आवाम फिर उनके साथ है और किसी तरह उन्होंने शायद अपनी आवाम को और गवर्नमेंट को बचा लिया है। लेकिन ऐसा डिफरेंट सिचुएशंस में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सो मोटो एक्शन लिया इस मैटर का, यानी खुद से इस इशू को सुप्रीम कोर्ट में लिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने तारीख पर तारीख नहीं दी और ना ही सुप्रीम कोर्ट सरकार के पैरों में जाकर गिरी। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने लाजवाब तरीके से इंडिपेंडेंस दिखाई, जुडिशरी की एक इंडिपेंडेंस सिचुएशन दिखाई और 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने यूनानिमस एक वर्डिक्ट दिया कि इन्होंने इमरान खान की सरकार ने जो किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इनके मुताबिक, और इस तरीके से नो कॉन्फिडेंस वोट को खारिज नहीं किया जा सकता। जो फ्रेश इलेक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं, हम उन्हें नल एंड वाइड डिक्लेयर करते हैं। और अपोजिशन पार्टीज़ ये कहने लगे हैं कि यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस वोट होना चाहिए, तो दे आर राइट, उसकी परमिशन उन्हें दी जाती है। और फिर आया 9 अप्रैल, नो कॉन्फिडेंस वोट का दिन, और एज एक्सपेक्टेड इमरान खान की सरकार ये वोट हार गई। 172 मेजॉरिटी मार्क्स था, अपोजिशन को 174 वोट्स मिल गए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे, इमरान खान एक्चुअली में पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए जिन्हें नो कॉन्फिडेंस वोट से हटाया गया। अब देखा जाए तो एक प्राइम मिनिस्टर को अगर टर्म ख़त्म होने से पहले हटाना है तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल एक वे है, तो यही एक वे है कि प्राइम मिनिस्टर को वे से हटाया जाए। अगर इस तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस इसकी वजह से भी है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा है एंड डिफरेंट और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी नहीं इन्वॉल्व हो रहे और पाकिस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे से उसके प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा रहा है। इसके बाद बारी आई कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, और बारी आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जिसमें शहबाज शरीफ ने आकर प्राइम मिनिस्टर के मनसब को संभालना था।
अब इमरान खान को कुर्सी से हटा दिया गया, लेकिन पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस में लगता था कि जो 1.5 ईयर्स बाद होने हैं, तो लगता था कि अगर अभी भी असेंबलीज डिज़ोल्व हो जाती हैं और फ्रेश इलेक्शंस होते हैं तो पीटीआई अगेन से आवाम की एक सपोर्ट ले चुकी है और अगेन इनके लिए इजी होगा कि ये दोबारा से उसमें आ सकते हैं अपनी मेजॉरिटी लेकर। तो ये सिचुएशन थी उस वक्त कि एक्सपेक्टेड जो वोटिंग होनी थी वो 1.5 ईयर्स बाद होनी थी, और अगर पाकिस्तान की आवाम उन्हें सही में सपोर्ट करती है तो अगेन अगली इलेक्शंस इमरान खान को जीत जानी चाहिए। इमरान खान इस नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को ना एक्सेप्ट करके अपनी इमेज को लोगों को लगा ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात की जाए तो साल 1999 में नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार गए सिर्फ एक वोट से, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, और एक वोट से हारने के बावजूद उन्होंने कोई भी फॉरेन कंस्पिरेसी का कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया और उन्होंने इस फैसले को एक्सेप्ट किया और नीचे उतर गए। कुछ ही महीनों बाद जब दोबारा से इलेक्शन हुए और फिर से वो पावर में आए, और इस सिचुएशन में एक स्टेबल उनके पास क्या था, कॉन्फिडेंस था। इस तरह हमारा ओपिनियन भी यही होना चाहिए था कि इमरान खान को, डिफरेंट लोगों का ओपिनियन ये था कि इमरान खान को चाहिए कि वो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ऐसा ही होता है कि कुछ लोग जो होते हैं डेमोक्रेसी की जो सपोर्ट में होते हैं और वो डेमोक्रेटिक वे में अपने उसको कंट्री में डेमोक्रेसी को बहाल रखते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ कंट्रीज़ में ये फेलियर आता है। और अगर चेंजिंग वर्ल्ड आर्डर की हम बात की जाए कि वाई नेशन फेल्स आर सक्सीड, तो ये भी आप इसमें एक अपना ओपिनियन दे सकते हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर वर्ल्ड करंट अफेयर्स पे आपको डिफरेंट वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड लिव अ लॉन्ग लाइफ।